मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएसी की बैठक फिलहाल टल गया निकाय चुनाव। एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर का ज्यादातर सदस्यों ने किया विरोध। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के आखिरी दिन आज छात्र संसद का आयोजन। सांस्कृतिक संध्या में कुमार विश्वास ने बांधा समा। झारखंड के नीलोत्पल पर भी बजी तालियां। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में अधिकतर सदस्यों ने एकल पद पर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया। संभावना है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके बाद केंद्र को भेजा जाएगा। कल की बैठक के बाद यह संभावना बन रही है कि राज्य में निकाय चुनाव फिलहाल टल गया है। बैठक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर सदस्यों ने कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता से विधि परामर्श लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह का आज आखिरी दिन है। 3 दिवसीय इस समारोह के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज आखिरी दिन विधानसभा में छात्र संसद हो रहा है, जिसमें राज्य भर के चुने हुए प्रतिभागी विधानसभा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। छात्र संसद के सभी सदस्य भारत माननीय अध्यक्ष महोदय जोहार और अखंडता को कायम रखने के लिए इस सदन में सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इस सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा मैं झारखंड छात्र माननीय सदस्यगण। स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन कल सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर कुमार विश्वास, नीलोत्पल मृणाल, शंभू शिखर, दिनेश बावरा और शिखा दीप्ति ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कुमार विश्वास के हास्य व्यंग पर जमकर ठहाके लगे और विधानसभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। जिसका भी रख लीजिए भाभी जी, थोड़ा सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है। विधानसभाओं में और लोकसभा में मेरी कविताएं भाषणों में बहुत इस्तेमाल की हैं सांसदों और विधायकों ने, लेकिन ये कविता अगर सब गाए तो जरा विधानसभा में एक रिकॉर्ड बने कि पूरी विधानसभा थी, स्पीकर थे, सारे विधायक थे और सबने गाई। या तो सब चुप रहे या सब गाए। मैं देखना चाहता हूं आपका कौतूहल कि कोई दीवाना कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर ये तेरा सांस्कृतिक संध्या के दौरान झारखंड के संताल परगना क्षेत्र से आने वाले नीलोत्पल मृणाल ने भी अपनी माटी जैसे नगमों के जरिए लोगों की खूब तालियां बटोरी। मिट्टी के हो जाएंगे, ये जो मिट्टी है हम लोगों में लगी हुई, ये हम मिट्टी के लोग हैं बाबू। अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो मिट्टी वाले लोग हैं, हम जिस जल जंगल जमीन जिस किसानों की बात करते हैं, ये मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। इस सीमेंट हो रही दुनिया के बीच भी मिट्टी के लोग कितने जरूरी हैं। वैसी दुनिया जहां हम सब आदमकद बनने की दौड़ में बौने होते जा रहे हैं, वहां पर कितनी जरूरी है ये मिट्टी की इसका गिलापन कितना जरूरी है। इस दौरान पद्मश्री मधु मंशूरी और मुकुंद नायक ने भी अपनी प्रस्तुति दी। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष और कई विधायक भी मंच पर झारखंडी परंपरा और संस्कृति के साथ कदम ताल करते नजर आए। तेरी हवस में जल गई धरती, लूट गई हरियाली,
के लिए हमारे सभी को बचाना है, एक कलाकार नहीं बता रहे हैं। जमीन बचाए भैया, जमीन बचाए। चला चला रे झारखंड के सड़क बना, चला चला रे भारत के सड़क बना। बजट पूर्व परामर्श के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय और पूंजी बाजार विशेषज्ञों के साथ 2023 के बजट पूर्व परामर्श के चौथे दौर की अध्यक्षता की थी। इससे पहले 2023 को लेकर अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने योजनावार बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने 2022-23 के बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लेकर विचार विमर्श भी किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित 3 गांवों में सिविक एक्शन प्लान के तहत सामग्रियों का वितरण किया। सीआरपीएफ के 154 बटालियन के कमांडेंट अच्युतानंद ने बताया कि जनता एवं अर्धसैनिक बलों में आपसी समन्वय मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, उनके जो आम जरूरत के दैनिक जीवन में काम आने वाले जो सामान होते हैं, उन सामानों को हम लोगों ने देखा कि किन सामानों की जरूरत है। उन सामानों को सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत हम आज इनको मुहैया करा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम लगभग 3-4 कार्यक्रम हम मार्च तक और चलाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खसरा रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची, अहमदाबाद और मल्लापुरम भेजने के लिए विशेष दल गठित किए हैं। कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से खसरा टीकाकरण में काफी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीके की खुराक न मिलने का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। WHO और CDC ने एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा है कि अब दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में खसरे के फैलने का खतरा तेजी से हमारी तरफ आ रहा है और कोरोना वायरस के कारण खसरा टीकाकरण में लगातार गिरावट आई है और बीमारी पर निगरानी भी कम हुई है, जो कि चिंताजनक है। गौरतलब है कि खसरा सबसे संक्रामक मानव विषाणुओं में से एक है और टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह से इसे रोका जा सकता है। हालांकि सामुदायिक प्रकोपों को रोकने के लिए 95% टीकाकरण की आवश्यकता है। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में लगभग 4 करोड़ बच्चे खसरे के टीके की खुराक लेने से चूक गए। नई दिल्ली के प्रगति में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड राज्य दिवस मनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल होंगे। झारखंड दिवस पर मेले में झारखंड के पारंपरिक नृत्य, गीत और संस्कृति से लोग रूबरू होंगे। ट्रेड फेयर में न सिर्फ झारखंड के रेशमी परिधान लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं स्वरोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की झांकी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप मेले में कृषि, पशुपालन विभाग द्वारा जैविक कृषि, वन उत्पाद, जेरेडा मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के स्टॉल में प्रदर्शित कलाकृतियां दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए जा रहे हैं और इनकी बिक्री भी खूब हो रही है। व्यापार मेले में जनजातीय क्षेत्रों के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंत्रालय की योजना नेशनल SC/ST हब के तहत 268 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें देश के हर राज्य के उद्यमी
अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोग यहाँ बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पे 268 स्टॉल्स लगे हुए हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के। इसमें जो 268 स्टॉल्स हैं ये हमने मंत्रालय की हमारी स्कीम है नेशनल SC/ST हब, उसके अंदर ये सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, हर स्टेट से यहाँ आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें बहुत एक्साइटमेंट है, उनको यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और नए नए तरह के उत्पाद उन्होंने यहाँ दिखा रखे हैं। तो और अभी तो फेयर एंड होने को आ रहा है, तो इनको काफी अच्छा यहाँ पे उनको बिजनेस भी हुआ है। यहाँ 268 में से 191 नए उद्यमी भी देखे जा सकते हैं। MSME ने इनके कौशल को दिखाने और विकास के लिए अवसर पैदा करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है, जिन्हें मेले में काफी पसंद किया जा रहा है। NSIC केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति इन उद्यमियों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस पूरे मामले की जांच के लिए जरूरी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वे अनियमितताओं से संबंधित तथ्यों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें और मामले में दोषी पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं। राज्यपाल रमेश बैस ने RBI के महाप्रबंधक संजीव सिन्हा से राजभवन में मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सामाजिक अंकेक्षक के तहत राज्य स्तरीय सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न निकायों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़े मुद्दों पर ज्यूरी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त सह केंदुपति सलाहकार समिति के अध्यक्ष जटा शंकर चौधरी की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। इसमें पलामू प्रमंडल के कार्यक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 संग्रहण मौसम के लिए केंदुपति संग्रहण मूल्य प्रति मानक बोरा का परामर्श देने के लिए विचार विमर्श किया गया। 3 दिवसीय 6वीं राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन 21 से 23 नवंबर को उत्कल यूनिवर्सिटी की ओर से भुवनेश्वर के KIT में आयोजित किया गया। इसमें COG की पूजा कुमारी को सेशन के बेस्ट रिसर्च पेपर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू में 2 अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी धवन राम की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार धवन राम एदलहातू चौक के पास स्थित एक पान गुमटी के पास खड़े थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी मौके पर पहुंचे और धवन को निशाना बनाकर फायरिंग की। आनन फानन में घायल जमीन कारोबारी को रिम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिबगंज पुलिस ने समिता देवी उर्फ समरी देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें चार्लिस किस्कू, सत्या किस्कू, बिट्टू किस्कू, मुकेश मिर्धा और बधराई हांसा शामिल है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, 5 गोली, 3 खोखा, 1 पिस्टल, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी CDPO नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण करें। उन्होंने सभी CDPO को VHSND दिवस पर निश्चित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने CDPO की ओर से नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण नहीं करने पर नाराजगी जताई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के निर्देश पर खनन कार्यालय द्वारा सोनवा, गोइलकेरा, गुदरी थाना क्षेत्रों में बालू खनिज के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध में रात्रि में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक वाहन को उचित कागजात के अभाव में जब्त कर सोनवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में धान अधिप्राप्ति हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें धान अधिप्राप्ति हेतु मापदंड पूरा करने वाले लैंप्स का चयन, राइस मिल का टैगिंग, किसानों के निबंधित सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पूरे राज्य में CM हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है।
में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके माने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 बालकों एवं गुमला की एक बालिका को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली के नोडल अधिकारी नचिकेता ने बताया कि चारों बच्चे मानव तस्करी के शिकार होकर अलग अलग समय पर दिल्ली लाए गए थे। इनमें से 3 बालकों को दिल्ली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद कर मानव तस्करों से मुक्त कराया। रांची जिले की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर इन बच्चों को झारखंड लाकर पुनर्वास के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दिन में आसमान साफ होने की वजह से कड़ी धूप निकल रही है। वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में शीतलहर चलने की स्थिति बनी हुई है। खासकर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चल रही है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शामिल हैं। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 से 2 दिन में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतलहर चलने की संभावना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है वैसे वैसे यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इसे ध्यान में रखकर आकांक्षी जिला पाकुड़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर और किसानों के बच्चों को लैब टैब के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। आकांक्षी जिला पाकुड़ के सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले मजदूरों एवं किसानों के बच्चों का शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बड़ी भूमिका निभा रहा है। झारखंड सरकार जो ये टैब लैब सुविधा लेकर के आई है बच्चों के लिए, ये एक सराहनीय कदम है। इसलिए भी कि वे बच्चे जो घर पर टैब वगैरह का इस्तेमाल करके पढ़ाई को और ऊंचे स्तर तक नहीं ले जा पा रहे थे, विद्यालय में उपलब्ध होने के कारण वो आसानी से उनको उपलब्ध है। जो पढ़ते हैं उसको फिर वो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मनोरंजन भी होता है कि पढ़ाई अब पहले से ज्यादा मनोरंजक रह गया, अब इनके लिए बोझ नहीं है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 के बच्चों को लैब टैब के माध्यम से सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। बच्चे लोग टैब लैब के माध्यम से बच्चे अपने से क्लास करते हैं और जो भी डाउट होता है बच्चे कॉपी में लिख के टीचर से, संबंधित विषय के शिक्षक से उस बारे में जानकारी लेते हैं। गांव के वैसे बच्चे जिन्होंने कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया था, आज वे सरकारी स्कूलों में ऑडियो विजुअल के जरिए पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही ईमेल भेजने, डॉक्यूमेंट को अपलोड एवं डाउनलोड करने की तकनीक भी सीख रहे हैं। स्कूल में मिल गया तो अच्छा से पढ़ाई हो रहा है और अच्छा से समझ में आ रहा है
और जो पढ़ा रहा है वो नोट्स करके हम लोग लिख के घर में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले मोबाइल से पढ़ते थे, पहले किताब से, अभी मोबाइल से पढ़ते हैं। पहले जितना समझ में नहीं आता था उससे ज़्यादा अभी समझ में आता है। लैब टैब से शिक्षा ग्रहण कर रहे स्कूली बच्चों का कहना है कि पहले किताब का बोझ ढोना पड़ता था, लेकिन जब से टैब के माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है, ये बोझ तो हल्का हुआ ही है, साथ ही पढ़ाई में भी मन लग रहा है। यहाँ पे टैब लैब का पढ़ाई होता है और किताब से हम लोग जितना पढ़ते इतना समझ में नहीं आता है। यहाँ वीडियो मतलब दिखाता है तो उसके माध्यम से हम लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं। और हम लोग को टैब लैब दिया गया कि जो हम लोग को समझ में नहीं आता था वो अच्छा से समझ में आता है हम लोग को, और वीडियो और ऑडियो के साथ भी हम लोग को समझ में आता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे सके, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य डिजिटल सुविधाओं का भी लाभ उठा सकें। सरकार ने बच्चों को टैब लैब के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने की जो पहल की है, उससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना तय है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL अपने सामाजिक दायित्व के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए कई काम कर रहा है। इसके तहत कंपनी द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड की मार्शल महिला समूह को मूड़ी बनाने की 2 मशीनें प्रदान की गई हैं। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर मऊ भंडार स्थित पाथोर गोड़ा की महिलाएं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा प्रदत्त मशीन से मूड़ी बनाकर आर्थिक उपार्जन कर रही हैं। यहां HCL द्वारा प्रतिनियुक्त शिवनाथ पात्रों ने बताया कि सुमो नाम की एक कंपनी बनाई गई है जो ग्रामीणों से चावल की खरीदारी भी करती है और मूड़ी बनाकर कंपनी देती भी है। 3 साल से समोटा मोट काम कर रहा है और ऐसा करके हम लोग सुमो में मूड़ी मशीन भी हम लोग दे चुके हैं और 8-10 ठो भी हम लोग दिए हैं मूड़ी मशीन। इसी से दीदी लोग भी कुछ इनकम भी हो रहा है। मार्शल महिला समूह की शिक्षा माडी बताती हैं कि वे लोग मूड़ी का 10 रुपए का पैकेट बनाकर बेचते हैं। शादी ब्याह और अन्य उत्सव में भी 40-50 किलो मूड़ी का ऑर्डर मिलता है। HCL कंपनी से मूड़ी भाजने का मशीन मिला है और हम लोग मूड़ी भाजते हैं और थोड़ा घर का काम करके मैंने 12-1 बजे हम लोग फ्री होता है, उस टाइम हम लोग भाजते हैं। भाज के वजन करके 10 रुपया पैकेट बनाते हैं। अच्छा। और वही वाला मैंने बिक्री करते हैं और गांव से भी कोई शादी घर कमान घर क्या होता है ना, वो सबसे मैंने आता है। मैंने हम लोग को इतना 40 किलो 50 किलो हम लोग को मूड़ी चाहिए तो लोग हम लोग देते हैं। वहीं अन्य महिला सुनीता किस्कू बताती हैं कि हमारे महिला समूह में 15 महिलाएं हैं। इस काम से हमें जो आय होती है उससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग यहाँ पे मूड़ी भूनते हैं, HCL तरफ से मिला है। चावल मूड़ी चावल अलग से मिलता है। मूड़ी चावल दुकान से लेके फिर उसको भिंगाते हैं। भिंगाने के बाद उसको नमक डाल के अच्छा से सान के फिर उसको सुखाते हैं। 2 दिन सुखाना पड़ता है हल्का हल्का करके, उसके बाद फिर यहाँ पे भूनते हैं। HCL के सहयोग से पाथोर गोड़ा की महिलाएं काफी खुश दिख रही हैं। सामूहिक प्रयास से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सिखों के गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर्ग हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत को मानवता की रक्षा के लिए बलिदान बताते हुए राष्ट्रपति ने एकता और भाईचारे का उनका संदेश अपनाने की अपील की। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का। जब भी अध्यात्म या जीवन जीने के सच्चे और सीधे रास्ते की बात आती है तो भगवान बुद्ध का नाम सर्वप्रथम याद आता है। भारत के बिहार राज्य के बोधगया में स्थित है महाबोधि मंदिर, जो कि भगवान बुद्ध की कर्म स्थली है। ये एक बौद्ध मंदिर है जिसे महान जागृति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महाबोधि मंदिर उस जगह के बारे में बताता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है।
माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ का वातावरण आपके मन को मोह लेने के साथ साथ शांति प्रदान करने का काम करता है। यह मंदिर लगभग 2000 सालों से हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में अशोक के काल के कुछ शिलालेख भी मौजूद है, जो 232 ईसा पूर्व के हैं। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बेहद खास स्थान रखता है। महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों के साथ साथ सभी धर्म के लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई टीएसी की बैठक फिलहाल टल गया निकाय चुनाव। एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर का ज्यादातर सदस्यों ने किया विरोध। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के आखिरी दिन आज छात्र संसद का आयोजन। सांस्कृतिक संध्या में कुमार विश्वास ने बांधा समा। झारखंड के नीलोत्पल पर भी बजी तालियां। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता होंगे शामिल।